साथियों नमस्कार। मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, मैं हूं पवन गोदारा, इंग्लिश लेक्चरर राजस्थान से। मित्रों, आज के सेशन में अपन करेंगे आरपीसी स्कूल लेक्चरर यानी आरपीसी जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम है उसके अंदर पेडागोजी के जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन की अपन प्रैक्टिस कर रहे थे। और मित्रों, प्रैक्टिस सेशन का आज जो ये सेशन है वो है पार्ट 4। पार्ट 1 से लेकर 3 तक अपने क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आप पार्ट 1 से लेकर 3 तक अगर कम्युनिकेटिव स्किल के बारे में, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल के बारे में, कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में क्वेश्चन करना चाहते हैं, कंप्लीट आप जो टॉपिक है उसको पूरा करना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाए, वहाँ पे आपको पार्ट 1 से लेकर 3 तक लिंक मिल जाएंगे। मित्रों, आज पेडागोजी का पार्ट 4 है। उसके अंदर भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जिसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन होंगे। यानी जितने भी आरपीसी के अंदर क्वेश्चन आए हैं वो अपने पेडागोजी के सारे कर रहे हैं अपने टॉपिक वाइज। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल और उसके अलावा जो इंक्वायरी मॉडल है उसके क्वेश्चन अपन करेंगे। तो मित्रों, अगर आप आरपीसी स्कूल लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ी ही ये सेशन है वो अच्छा होने वाला है। इसके अलावा अगर आप इस सेशन को पूरा वॉच करते हैं तो उसमें आपको जो नोट्स है वो भी मैं बताने वाला हूँ। अगर आपके मार्क्स इसमें कम आ रहे हैं, आपको लगता है कि ये टफ क्वेश्चन है, तो उसको किस प्रकार से आप पूरा टॉपिक को क्लियर कर सकते हो वो मैं आपको अच्छी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो सेशन में बने रहे और साथ साथ में टेस्ट आपको देना है हमेशा की तरह। आपको मेरे आंसर बताने से पहले खुद का ज्यूम करना है और लास्ट में मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके क्वेश्चन है कितने राइट हुए हैं, ठीक है, ताकि मैं आपकी परफॉर्मेंस को भी जान सकूं। तो बिना किसी देरी किए हुए मित्रों स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट 4। पार्ट 1 से लेकर 3 तक हमने 60 क्वेश्चन कर लिए थे। आज 61 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ ए टीचिंग मॉडल आर। आरपीएस 2011 का क्वेश्चन है मित्रों की जो फंडामेंटल एलिमेंट्स है ना टीचिंग मॉडल के वो कौन से हैं, यानी बेसिक एलिमेंट्स कौन से हैं जो सभी मॉडल्स पे लागू होते हो। एम्स और फोकस पॉइंट, स्ट्रक्चर, सोशल एंड सपोर्ट सिस्टम, बोथ 1 and 2, 1 2 एंड इम्पोर्टेंस। मित्रों, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर 1 2 एंड इम्पोर्टेंस तो कट कर दो, इम्पोर्टेंस तो होता नहीं है। आपने मतलब कोई भी जो यूनिवर्सिटीज होती है जैसे ओपन यूनिवर्सिटीज या कोई स्टडी मटेरियल आपने देखा होगा, उसके अंदर स्टार्टिंग में एम्स एंड ऑब्जेक्टिव लिखा होता है, ठीक है, फोकस पॉइंट लिखा होता है, सिंटेक्स स्ट्रक्चर लिखा होता है। यानी टीचिंग को किस तरीके से जो टॉपिक है उसको क्लियर करवाना है टीचर के द्वारा, ठीक है। उसी तरीके से मॉडल है ना टीचिंग मॉडल, उसके अंदर भी ऐसी तरीके से आपने बीएड में ऐसी चीज़ें पढ़ी है वैसे। तो बेसिक एलिमेंट्स है मित्रों, स्टार्टिंग के अंदर एम होता है या ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं इसको, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, और फोकस पॉइंट भी कहते हैं। तो पहला एलिमेंट ये होता है। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर होता है जिसको सिंटेक्स भी कहते हैं। बहुत ज़्यादा आपसे ऐसे पूछा जा सकता है इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है सिंटेक्स या स्ट्रक्चर। फिर सोशल सिस्टम होता है और फिर सपोर्ट सिस्टम होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा अपना 3 नंबर। मित्रों, ये क्वेश्चन बार बार आरपीएससी के अंदर आया हुआ है, ज़्यादातर ऐसे आया हुआ क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है, यानी 3 तो इनमें से दे दिए जाएंगे आपको, एक कोई अदर दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान में रखना है कि जो बेसिक फंडामेंटल एलिमेंट है वो ये होते हैं ऑब्जेक्टिव और एम्स और फोकस पॉइंट, और या फिर बाद में स्ट्रक्चर है, सोशल सिस्टम है, सपोर्ट सिस्टम है। ओके, 62 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच फेज ऑफ सिंटेक्स इज बिलोंग्स टू कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। मित्रों, कौन सी फेज है सिंटेक्स की जो कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल है उससे बिलोंग करती है। अपने जिस प्रकार से एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल किया था उसके अंदर भी फेजेस थी, ठीक है, उसी तरीके से कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल है उसके अंदर भी फेजेस है। तो वो किस कौन कौन सी फेजेस है, कौन सी बिलोंग करते हैं वो देखते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंसेप्ट, टेस्टिंग द अटेनमेंट ऑफ कंसेप्ट, और एनालिसिस ऑफ थिंकिंग स्ट्रेटजीज। तो मित्रों, कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल के अंदर सबसे पहले डेटा को प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, और आइडेंटिफिकेशन किया जाता है कंसेप्ट का। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, ये फेज है इसकी, फर्स्ट फेज ये। फिर टेस्टिंग की जाती है अटेनमेंट की, जो कंसेप्ट को अटेन किया है, प्राप्त किया है, उसको टेस्ट किया जाता है और फिर वापस एनालिसिस किया जाता है थिंकिंग स्ट्रेटजी का। यानी कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल के अंदर 3 फेज होती है, सिंटेक्स के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर। तीनों फेज आपके सामने है, इसका मतलब ऑप्शन 4 अपना करेक्ट हो जाएगा। तीनों फेजेस को बड़े ही ध्यान से आपको याद करना है। नेक्स्ट 63 पे आते हैं मित्रों। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स द सिंटेक्स प्रोसीड्स फ्रॉम प्रेजेंटेशन ऑफ एग्जांपल्स टू टेस्टिंग एंड नेमिंग कंसेप्ट्स टू एप्लीकेशन। आरपीसी 2022 का क्वेश्चन है मित्रों कि कौन से मॉडल के अंदर जो सिंटेक्स है उसके अंदर उनकी जो फेज है उसके अंदर
प्रेजेंटेशन किया जाता है एग्जाम्पल्स का टेस्ट करने के लिए, और कंसेप्ट है उसको नेमिंग करने के लिए, उसको एप्लीकेशन में डालने के लिए यानी अप्लाइड करने के लिए। तो कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। तो मित्रों जो एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल भी इसमें नहीं है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग भी नहीं है और इंक्वायरी ट्रेनिंग भी नहीं है, इसमें 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। कहीं पर भी आपको एग्जाम्पल्स दिखे ना, एग्जाम्पल्स पे ज़्यादा फोकस हो और एग्जाम्पलर्स नाम आ जाए, ठीक है, ठीक है, एट्रीब्यूट्स आ जाए, तो वो लगभग कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल के अंदर होता है। और साथ में इसके अंदर कंसेप्ट भी दे रखा है, तो कंसेप्ट भी दे रखा है, एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, तो वो आप मेजर जो एलिमेंट वर्ड है, ठीक है, वो आप पकड़ सकते हैं। कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल इसका सही आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। In models of teaching, the search for and listing of attributes can be used to distinguish exemplars from non-exemplars of various categories is called। आरपीसी 2022 का क्वेश्चन है मित्रों कि टीचिंग मॉडल्स के अंदर, ठीक है, एट्रीब्यूट्स का जो सर्च किया जाता है, एट्रीब्यूट्स को लिस्ट किया जाता है, ठीक है, ताकि एग्जाम्पलर्स है उसके अंदर डिस्टिंग्विश किया जा सके, अंतर किया जा सके एग्जाम्पलर से नॉन एग्जाम्पलर के बीच में, ठीक है। तो उस कैटेगरीज को क्या कहा जाता है? कंसेप्ट फॉर्मेशन, पॉजिटिव कंसेप्ट, कंसेप्ट अटेनमेंट, नेगेटिव कंसेप्ट। तो कंसेप्ट फॉर्मेशन भी नहीं है, पॉजिटिव कंसेप्ट भी नहीं है और नेगेटिव कंसेप्ट भी नहीं है मित्रों। कंसेप्ट अटेनमेंट है वो हो जाएगा इसके अंदर। कंसेप्ट की प्राप्ति करने के लिए एग्जाम्पल्स का यूज किया जाता है, एग्जाम्पलर का और नॉन एग्जाम्पलर का। तो एग्जाम्पलर जो वर्ड है ना उसको तो आप पक्का कर लो, एग्जाम्पलर वर्ड आएगा, इसका मतलब कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल के बारे में आएगा, ठीक है। एट्रीब्यूट्स है, नॉन एट्रीब्यूट्स है, ठीक है, या नॉन एग्जाम्पलर है, इन चीज़ों को आप बिल्कुल याद रखोगे। जो इसके अपने अटेनमेंट के जो कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल के जो अपने एलिमेंट्स है वो आप याद रखोगे, ठीक है। जैसे शुरुआत में नेम होता है, नेम के बाद अपने एग्जाम्पलर होगा, फिर एट्रीब्यूट वैल्यूज और रूल। तो ये पांचों के पांचों कंसेप्ट अटेनमेंट के एलिमेंट है, याद करें, एलिमेंट भी आ जाते हैं तो उससे अपन को अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ए बुक ए स्टडी ऑफ थिंकिंग इज रिटन बाय, आरपीसी 2022 का क्वेश्चन है। एक बुक है स्टडी ऑफ थिंकिंग, ये किसके द्वारा लिखी गई है? जेरोम ब्रूनर, जेरी ल्यूकस, जोसेफ श्वाब, हिल्डा टाबा। तो हिल्डा टाबा नहीं है, जोसेफ श्वाब नहीं है, जेरी ल्यूकस नहीं है मित्रों। जो कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल के प्रोपाउंडर है उनकी बुक है ये जेरोम ब्रूनर। 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 66 पर आते हैं मित्रों। द टीचिंग मॉडल विच इज मोर हेल्पफुल इन टीचिंग ऑफ लैंग्वेज एंड ग्रामर इज, आरपीसी 2014 और 2016 के अंदर रिपीट हुआ मित्रों क्वेश्चन ये कि कौन सा टीचिंग मॉडल है जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है भाई लैंग्वेज और ग्रामर को टीच कराने के अंदर? इंडक्टिव मॉडल, कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल, इनइक्विटी ट्रेनिंग मॉडल, डेवलपमेंटल मॉडल। तो मित्रों इसके अंदर डेवलपमेंट मॉडल भी नहीं है, इनइक्विटी ट्रेनिंग मॉडल भी नहीं है और इंडक्टिव मॉडल भी नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा अपना 2 नंबर करेक्ट। कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल है उससे लैंग्वेज और ग्रामर है वो करवाने में बहुत ज़्यादा वो हेल्पफुल है पढ़ाने के अंदर, ठीक है। वो हेल्पफुल क्यों है मित्रों की कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल है ना उसके अंदर एग्जांपल्स का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। एक आपके एग्जांपल्स के अंदर यस नो आए ना, यस नो, तो यस नो का जो एग्जांपल्स है वो भी कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल की आप कीवर्ड मान सकते हैं। यस नो एग्जांपल्स के अंदर कहीं आए तो वो भी कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल के अंदर होता है। तो लैंग्वेज और ग्रामर के अंदर एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं और कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल के अंदर एग्जांपल्स यूज किए जाते हैं टीचिंग के लिए, इसलिए लैंग्वेज और ग्रामर के लिए कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल है वो सबसे बेस्ट होता है। नेक्स्ट 67 पे आते हैं मित्रों। हु इज द फाउंडर ऑफ इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल ऑफ टीचिंग, आरपीसी 2016 और 2020 का क्वेश्चन है मित्रों कि फाउंडर कौन है इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल के? ब्रूनर, जे रिचर्ड सचमैन, डोनाल्ड ओलिवर, हिल्डा टाबा। तो हिल्डा टाबा भी नहीं है, डोनाल्ड ओलिवर भी नहीं है, ब्रूनर भी नहीं है। 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रिचर्ड सचमैन है मित्रों, वो क्या है? इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल है उनके प्रोपाउंडर है। 68 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेज इन सिंटेक्स ऑफ इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, आरपीसी 2022 का क्वेश्चन है मित्रों कि आपको सिंटेक्स के अंदर बताना इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल का जो सिंटेक्स है ना उसकी जो फेजेज है उसकी करेक्ट सीक्वेंस बतानी है। इसमें मैंने
जो स्पेस की प्रॉब्लम के कारण फ़ॉन्ट छोटे हो जा रहे थे, इसलिए मैंने वो नहीं डाला कि 1 2 3 4 या पहले 4 आएगा 3 आएगा। आप वैसे भी कर लेते हैं इसको क्वेश्चन को। तो इसमें फेज इंपॉर्टेंट होती है मित्रों। इसमें कंसेप्ट जो अटेनमेंट मॉडल के अंदर जैसे 3 फेज थी ना, 3 फेज थी, इसी तरीके से जो इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल है उसके अंदर कितनी फेज होती है, 5 फेज होती है सिंटेक्स के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है? तो पहली फेज जो होती है ना मित्रों, वो होती है कन्फ्रंटेशन विद द प्रॉब्लम। सबसे पहले प्रॉब्लम है उसका सामना किया करना होता है, यानी टीचर है वो एक प्रॉब्लम बच्चों के सामने रखता है। तो पहली फेज होती है ये, तो ये पहले नंबर पे हो जाएगी, ठीक है। फिर होता है डेटा गैदरिंग वेरिफिकेशन, ये दूसरी फेज है मित्रों। कोई समस्या टीचर के द्वारा रख दी जाती है और बच्चों को बोला जाता है कि इस बारे में डेटा गैदर करो आप, तो बच्चे क्या करते हैं, डेटा गैदर करते हैं, उसके बारे में और चीज़ें देखते हैं वो। फिर होता है मित्रों डेटा एक्सपेरिमेंटेशन। फिर टीचर कहता है कि आप क्या करें, जो आपने डेटा किया है ना, कलेक्ट किया है, उस डेटा को अरेंज करो आप। तो 3 नंबर ये हो जाएगी, ठीक है, एक के अंदर ये है। फिर होता है मित्रों फॉर्मुलेटिंग रूल्स और एक्सप्लेनेशन। फिर टीचर के द्वारा बोला जाता है कि आप जो ये डेटा गैदर किया है, अरेंज किया है, उसके अब आप क्या करें, रूल बनाएं और एक्सप्लेनेशन करें। तो ये 4 नंबर हो जाएगी। और 5 नंबर जो इसकी फेज है वो लास्ट की होती है, एनालिसिस ऑफ इंक्वायरी प्रोसेस। ये जब कंप्लीट होने के बाद इसका पूरा का पूरा एनालिसिस किया जाता है, टीचर हेल्प करता है स्टूडेंट्स की, और स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि आप क्या करें, ये जो आपने रूल बनाया है ना, एनालिसिस करें तो कि क्या ये आपकी हर जो परिस्थिति है उसके अंदर सटीक बैठती है, खरी उतरती है, आपका जो रूल है वो खरे उतरते हैं। तो ये होता है मित्रों इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल का जो फेज होती है 5। तो 5 फेज इसी प्रकार होगी, फर्स्ट 2 3 4, यही इसका करेक्ट सीक्वेंस होता है। 69 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इन इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल द प्रॉब्लम इज इंट्रोड्यूस्ड बाय आरपीसी 2022 का क्वेश्चन है मित्रों, कि जो इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल है ना, उसके अंदर प्रॉब्लम किसके द्वारा इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, टीचर स्टूडेंट, टीचर एंड स्टूडेंट बोथ, पेरेंट्स, पेरेंट्स को कट कर दो, टीचर स्टूडेंट बोथ, और ये भी कट कर दो स्टूडेंट। आपको पहले मैंने बताया कि जो सबसे पहली ये फेज है ना, कन्फ्रंटेशन विद द प्रॉब्लम, तो इस पहली जो फेज के अंदर ही टीचर के द्वारा क्या करवाया जाता है, जो इंट्रोडक्शन करवाया जाता है प्रॉब्लम का। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड फेज ऑफ सिंटेक्स ऑफ इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल? इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल की सेकंड फेज कौन सी है सिंटेक्स के अंदर? 2022 का क्वेश्चन है मित्रों, यानी फेजेस से क्वेश्चन आते हैं। मॉडल्स जितने भी अपने हैं सिलेबस के अंदर, उनकी जो फेज है ना और एक एलिमेंट है, वो दो चीजें तो आपको कैसे भी करके सीक्वेंस वाइज उनको याद करना है, चाहे आप शॉर्ट ट्रिक अपनी बनाएं, ठीक है। तो सेकंड फेज क्या होती है, इनकाउंटर विद द प्रॉब्लम। सबसे पहले प्रॉब्लम आती है, तो ये तो कट कर दो आप टीचर के द्वारा, तो ये पहली फेज है। सेकंड फेज क्या होती है, डेटा गैदरिंग प्रोसेस फॉर वेरिफिकेशन, फॉर्मुलेटिंग एंड एक्सप्लेनेशन, एनालिसिस ऑफ द इंक्वायरी प्रोसेस। तो सेकंड होती है मित्रों डेटा गैदरिंग प्रोसेस फॉर वेरिफिकेशन। 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थर्ड फेज होगी डेटा गैदरिंग एक्सपेरिमेंटेशन, और 4 नंबर होगी फॉर्मुलेटिंग एंड एक्सप्लेनेशन और रूल्स, और 5 नंबर होगी एनालिसिस ऑफ द इंक्वायरी प्रोसेस। तो अपनी है ये 2 नंबर हो जाएगी। नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों। इन विच फेज ऑफ सिंटैक्स इन इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल द स्टूडेंट्स वेरीफाई नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड कंडीशंस? आरपीसी 2022 का क्वेश्चन है मित्रों कि कौन सी फेज के अंदर सिंटैक्स की, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल की जो सिंटैक्स है उसके अंदर जो फेज है, कौन सी फेज के अंदर स्टूडेंट है ना वो वेरीफाई करते हैं नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स के नेचर को और कंडीशंस को वेरीफाई करते हैं। तो पहला ऑप्शन है कन्फ्रंटेशन विद द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के साथ जो सामना करते हैं, तो वो तो टीचर के द्वारा बताई जाती है, स्टूडेंट का कोई लेना देना नहीं, कट कर दो। ऑर्गेनाइजिंग, एक्सप्लेनेशन, फॉर्मुलेशन, एनालिसिस ऑफ द इंक्वायरी प्रोसेस, डेटा गैदरिंग एंड वेरिफिकेशन। ये आ गया ना, देखो जो वर्ड है अपना वेरीफाई और वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन किया जाता है, डेटा का गैदर किया जाता है, कंडीशंस का। तो 4 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मित्रों आपको इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो आशा करता हूँ कि आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर दिया होगा। मैं आपसे ये उम्मीद भी रखता हूँ कि आपने ये काम दोनों कर दिए हैं। 72 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखो मित्रों आपको टाइम सेविंग सेशन नहीं लग रहा क्या, कि कोई भी ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं किया जाता है। इन चीज़ों को देखो आपको थोड़ा रेस्पेक्ट करनी चाहिए, इतना तो कहना मानना चाहिए। एक गुरुजी हूँ, आपको यार पढ़ा रहा हूँ, तो ठीक है इतना आप कहना माने ताकि आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी मिले। गुरु का हमेशा जो चीज़ें हैं वो माननी चाहिए। तो अगर आप मुझे थोड़ा बहुत गुरु समझते हो
तो कम से कम वीडियो को लाइक तो अवश्य कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो लास्ट तक अपना आपके साथ बने रहेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द सिंटेक्स एलिमेंट ऑफ इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल? आरपीसी 2022 का क्वेश्चन है मित्रों, इनमें से कौन सा है एलिमेंट है जो अपने सिंटेक्स के अंदर नहीं है इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल के, यानी अपने जो फेजेज है ना वो नहीं है। एक्सप्लेन इंक्वायरी प्रोसीजर्स, इंकरेज इंटरेक्शन अमंग स्टूडेंट्स, प्रेजेंट डिस्क्रिपेंट इवेंट, वेरीफाई द अकरेंस ऑफ द प्रॉब्लम सिचुएशन। तो मित्रों ये है तो वही फेजेज, लेकिन वर्डिंग चेंज कर दी गई है, ठीक है। जैसे 3 के अंदर प्रेजेंट डिस्क्रिपेंट इवेंट का मतलब हो गया कि जो अनफेवरेबल इवेंट है उसको प्रेजेंट किया जाता है, यानी जो फर्स्ट अपनी है ना कन्फ्रंटेशन विद द प्रॉब्लम, वो है ये। तो ये तो कट कर दो आप, पहली फेज है ये, ठीक है। इसके बाद में वेरीफाई द अकरेंस ऑफ द प्रॉब्लम सिचुएशन, यानी जो डेटा का गैदरिंग किया जाता है वेरिफिकेशन करने के लिए, तो वो ये बात है, तो इसको भी कट कर दो। फिर क्या है, उसकी एक्सपेरिमेंटेशन किया जाता है, उसको एक्सप्लेनेशन किया जाता है इंक्वायरी प्रोसीजर का, तो ये भी आप कर दो कट। लेकिन मित्रों इसके अंदर कहीं पर भी इंकरेजमेंट नहीं किया जाता है कि स्टूडेंट के बीच में क्या हो, इंटरेक्शन हो। ये बहुत ज़्यादा मतलब उत्साहित या प्रोत्साहित उनको स्टूडेंट्स को नहीं किया जाता कि आप इंटरेक्शन करो। तो 2 नंबर ऑप्शन है ये अपना करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट है अपनी प्रॉब्लम्स है ना उनको खुद ही अपने स्तर पे लेके आ जाते हैं, जरूरी नहीं है कि वो इंटरेक्शन करें, ठीक है, कर भी सकते हैं लेकिन ज़्यादा इंकरेजमेंट उन पे नहीं किया जाता है। तो 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। नेम द टीचिंग मॉडल विच ट्रेन्स द लर्नर इन पर्पजफुल क्वेश्चनिंग। आरपीसी 2022 का क्वेश्चन है मित्रों कि ऐसा कौन सा टीचिंग मॉडल है जिसके अंदर लर्नर को ट्रेन किया जाता है, बिल्कुल ठीक है, पर्पजफुल क्वेश्चनिंग के लिए। तो ट्रेंड्स वर्ड को भी आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, सोशल इंटरेक्शन मॉडल, कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। तो मित्रों जो पर्पजफुल क्वेश्चनिंग है ना, बहुत मतलब हर बार प्रश्न पूछो आप, उद्देश्य पूर्वक जो प्रश्न पूछो उसके अंदर सबसे फिट बैठता है इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। ट्रेंड्स और ट्रेनिंग का भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 74 पे आते हैं मित्रों। इंक्वायरी लर्निंग इज कंड्यूसिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ। आरपीसी 2016 का क्वेश्चन है कि इंक्वायरी लर्निंग जो है वो कंड्यूसिव मींस हेल्पफुल, हेल्पफुल है वो डेवलपमेंट के लिए। किसके डेवलपमेंट के लिए? इमेजिनेशन, कॉग्निटिव स्किल्स, क्रिएटिविटी और मेमोरी। तो मित्रों जो इंक्वायरी लर्निंग है ना वो किसकी डेवलपमेंट में हेल्प करता है? कॉग्निटिव स्किल्स के अंदर। 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 75 पे आते हैं मित्रों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू डेवलप हायर ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल्स? आरपीसी 2011 और 2016 के अंदर दोबारा रिपीट हुआ क्वेश्चन ये कि इनमें से कौन सा सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट है, सबसे उचित है हायर ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल्स को डेवलप करने के लिए? लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन, डिस्कशन, रोल प्ले, इंक्वायरी लर्निंग। जैसे कि पिछला क्वेश्चन हमने किया था, ठीक है, कॉग्निटिव स्किल का हमने डेवलपमेंट किया जाता है इंक्वायरी लर्निंग के अंदर, तो वो सेम ही क्वेश्चन आ गया। 4 नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। 76 पे आते हैं। सोशल इंक्वायरी मॉडल ऑफ टीचिंग वाज गिवन बाय। आरपीसी 2014 का क्वेश्चन है कि एक तो देखो इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल अपने कर लिया, ठीक है, रिचर्ड सचमैन ने वो दिया था। और अब अपन करेंगे सोशल इंक्वायरी मॉडल। उसके प्रोपाउंडर कौन है? बायरन मेसिल्स एंड बेंजामिन कॉक्स, रॉजर्स, हिल्डा टाबा, जीन पियाजे। तो सोशल इंक्वायरी मॉडल है ना मित्रों, उसके जो प्रोपाउंडर है वो 2 व्यक्ति है, बायरन मेसिल्स और बेंजामिन कॉक्स। कई बार मेसिल्स एंड कॉक्स सीधा भी लिखा होता है, तो थोड़ा ध्यान में इसको रखना है। नेक्स्ट 77 पे आते हैं मित्रों। द एक्सपोनेंट ऑफ द मॉडल ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरीज। आरपीसी 2011 का क्वेश्चन है कि साइंटिफिक इंक्वायरी है उसके प्रतिपादक कौन है? जोसेफ जे स्वाब, जेरोमस ब्रूनर, रिचर्ड सचमैन, हिल्डा टाबा। तो हिल्डा टाबा भी नहीं है, रिचर्ड सचमैन भी नहीं है, जेरोम एस ब्रूनर भी नहीं है। 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जोसेफ जे स्वाब है वो साइंटिफिक इंक्वायरी मॉडल है उनके प्रतिपादक है। नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हु वाज द एक्सपोनेंट इनोवेटर ऑफ बायोलॉजिकल साइंस इंक्वायरी मॉडल? आरपीसी 2016 और 2018 के अंदर दोबारा रिपीट हुआ है कि कौन है जो बायोलॉजिकल साइंस इंक्वायरी मॉडल है उनके प्रतिपादक है? डेविड आउसुबेल, रिचर्ड सकमैन, जोसेफ जे स्वाब, जे ब्रूनर। तो जेरोम ब्रूनर भी नहीं है, डेविड आउसुबेल भी नहीं है, रिचर्ड सकमैन भी नहीं है। क्या हो जाएगा? जोसेफ जे स्वाब। सेम ही है मित्रों, बायोलॉजिकल साइंस इंक्वायरी मॉडल भी सेम है और सीधा साइंस
इंक्वायरी मॉडल या साइंटिफिक इंक्वायरी मॉडल आ जाए तो सेम ही है, दोनों के नाम आप कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए दोनों क्वेश्चन डाले हैं मैंने। ठीक है, बायोलॉजिकल साइंस इंक्वायरी मॉडल है और जो साइंटिफिक इंक्वायरी मॉडल है बिल्कुल दोनों सेम है। 79 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट आर द एम्स एंड एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी मॉडल? आरपीसी 2016 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि साइंटिफिक इंक्वायरी मॉडल है, उसके एम्स एंड एप्लीकेशन क्या है। टू डेवलप इंडक्टिव रीजनिंग, to develop mental activity, to develop individual competency for getting social objectives, logical thinking on the basis of information collected। तो मित्रों 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मित्रों जो साइंटिफिक इंक्वायरी मॉडल है ना, उसके अंदर लॉजिकल थिंकिंग की जाती है, इसके बेस पे जो डेटा कलेक्ट किया जाता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, उसके बेस पर लॉजिकल थिंकिंग होती है। इसमें मित्रों आपको ज़्यादा डीप तो नहीं जाना है, लेकिन क्योंकि साइंटिफिक इंक्वायरी मॉडल है, सोशल इंक्वायरी मॉडल है, ठीक है, बायोलॉजिकल साइंस इंक्वायरी मॉडल है, ये वैसे डायरेक्टली अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो अपने इंक्वायरी जो मॉडल है अपने, ठीक है, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल है, उसके पार्ट है ये। ठीक है, तो इनको ज़्यादा डीप ना जाके इनकी जो प्रोपाउंडर है, तो बेसिक चीज़ें अपन को इनके बारे में आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट मित्रों 80 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following is not a strategy identified by Brunner in concept formation? आरपीसी 2022 क्वेश्चन है मित्रों कि इनमें से कौन सी स्ट्रेटजी है जो ब्रूनर ने कंसेप्ट फॉर्मेशन के अंदर यूज नहीं की है। तो ब्रूनर का मतलब है, ब्रूनर आ गया, इसका मतलब कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल के अंदर कौन सी स्ट्रेटजी का यूज नहीं किया गया है। सिमुलटेनियस स्कैनिंग, सक्सेसिव स्कैनिंग, कंजर्वेटिव फोकसिंग और परसेप्टिबिलिटी। तो सिमुलटेनियस स्कैनिंग तो यूज हुआ है, सक्सेसिव स्कैनिंग भी यूज हुआ है और कंजर्वेटिव फोकसिंग भी यूज हुआ है। 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। परसेप्टिबिलिटी है उनकी, किसी प्रकार से उन्होंने बात नहीं की है। तो मित्रों आज अपने 20 क्वेश्चन किए हैं, 20 में से आपके कितने राइट हुए हैं कमेंट सेक्शन में मुझे ईमानदारी से बताओगे। और मित्रों आपको घबराना नहीं है, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, काफ़ी साथियों के गलत भी होंगे क्योंकि ये टफ टॉपिक है, तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है। जैसे मैंने आपको एडवांस ऑर्गेनाइजर और मॉडल और कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल है उसके आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए थे, उसी तरीके से आपको जो इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल है उसका नोट्स भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थोड़ा स्क्रॉल करें डिस्क्रिप्शन को, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगा, उसको पढ़ें। उसमें एलिमेंट्स और जो फेजेज है ना, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो ये जो नोट्स है वो आप साथ में पढ़ते रहें, फिर अगर आप ये क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है, इसके साथ साथ सीरीज मित्रों ये लगातार अभी जारी रहेगी। अगला पार्ट अगर आपको देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएँ, वहाँ पर आपको अगले पार्ट का लिंक मिल जाएगा। मित्रों आपको ये सीरीज या क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, ये सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक अवश्य कीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपको भूलना नहीं है। और एक प्यारा सा कमेंट एनर्जी से भरा हुआ पॉजिटिव कमेंट आप करेंगे तो मेरी भी एनर्जी बढ़ेगी और लगातार आपके एग्जाम तक मैं टाइम निकाल कर सेशन लेके आता रहूँगा। तो एक प्यारा सा कमेंट भी करके जाएँ और साथ में आपका जो स्कोर है वो भी बताएँ। ठीक है, और अपने प्यारे मित्रों को भी शेयर अवश्य कीजिएगा। और अगर आपके पास कोई टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप है जो फर्स्ट ग्रेड से संबंधित है, आरपीसी स्कूल लेक्चर से संबंधित है, अगर आप उसमें इस क्लास को शेयर करते हैं तो आपका बहुत बड़ा आभार रहेगा। ठीक है, तो मित्रों लगातार आपको स्टडी करते रहना है, एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है, घबराना नहीं है। जो चीज़ें वीक है उनको एक बार रिविज़न करें और अभी कम दिन बचे हैं, कम से कम जो रिविज़न है एक बार ज़रूर करके जाएँ आप। ठीक है, एग्जाम से पहले सारी चीज़ों का रिवीजन हो जाना चाहिए और जो पहले से छोड़ रखी है आपने, जो फर्स्ट पेपर के अंदर जो चीज़ें छोड़ रखी है, कोई मैथ छोड़ रखी है या कोई, तो उनको तो अब छेड़ने की आवश्यकता है नहीं आपको। ठीक है, बस लगातार आपको पढ़ते जाना है। और मित्रों जिन साथियों ने लाइक और सब्सक्राइब किया है उनको मेरा स्पेशल ब्लेसिंग रहेगा और गॉड से भी आपकी सफलता की प्रे करूँगा ताकि आप सफल हों। ठीक है, आपके उज्जवल भविष्य की कामनाएँ। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।